नमस्कार, क्लासिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। हिंदी में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे आज। और विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है हिंदी में, जहाँ बोलते समय, हिंदी पढ़ते समय थोड़ा सा ठहरना होता है या फिर रुकना होता है, तो वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी के जाने माने साहित्यकार और व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु, इनके अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या है 20। और इसमें इनके अनुसार जो एक विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम के अलावा बाकी जो 19 विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से लिए गए हैं, और पूर्ण विराम है वो केवल मूल रूप से हिंदी का विराम चिन्ह माना गया है। ठीक है, तो एक तो बात ये ध्यान रखना, हिंदी का मूल विराम चिन्ह किसे माना गया है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूर्ण विराम को। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी है? 20। ठीक है, अब इनमें आपको पूरे 20 नहीं पढ़ने हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं या इनका प्रयोग वाक्य जब त्रुटि पूछी जाती है, वाक्य शुद्धिकरण, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होता है, तो वहाँ गलती हो सकती है। तो इसलिए आपको जो मेन जो है कम से कम 5-6 ये विराम चिन्ह, इन्हें अच्छे से समझना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप बोलते हैं अंग्रेजी में से। तो इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, और या फिर दुआ चौपाई होते तो उसकी पहली पंक्ति के आखिरी में एक सिंगल पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, और दूसरी पंक्ति के आखिरी में डबल पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम के बारे में इतनी बात याद रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, जो पूर्ण विराम है हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह है, और इसका प्रयोग हिंदी में सर्वाधिक होता है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है पूर्ण विराम के बारे में? पूर्ण विराम का प्रयोग हिंदी में वाक्य के अंत में होता है। इसके अलावा दुआ चौपाई जो होती है उसकी पहली पंक्ति के आखिरी में और दूसरी पंक्ति के आखिरी में डबल विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर ये पूछा जाए हिंदी में सर्वाधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का। और हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम ही है। ठीक है, इन तीनों की अगर तुलना हम करें, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। अर्ध विराम का मतलब अंग्रेजी में होता है सेमीकोलन, अल्प विराम का मतलब है कोमा। तो अगर इनकी तुलना की जाए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम में सबसे ज़्यादा ठहराव या ज़्यादा देर तक कहाँ रुकना होता है? तो सबसे ज़्यादा पूर्ण विराम पर, उसके बाद में सेमीकोलन यानी कि अर्ध विराम, और उसके बाद में अल्प विराम। सबसे कम किस पर रुकना होता है? कोमा पर। ठीक है, अब अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ पे होता है? अर्ध विराम का प्रयोग बहुत कम होता है, और इसका जो प्रयोग है, जैसे दो उपाधियाँ अगर किसी के लिखी गई हैं तो उनके दोनों उपाधियों के बीच में भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अगर जैसे कहीं लिखा है MA और उसके बाद में अर्ध विराम, और उसके बाद उसकी दूसरी डिग्री अगर लिखी गई जैसे B.Ed, तो दो डिग्री या दो उपाधियों को लिखते समय, उन दोनों उपाधियों को अलग अलग लिखते समय अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा है अल्प विराम। कोमा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। पूर्ण विराम के बाद में सबसे ज़्यादा कोमा का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, और यह इसका जो प्रयोग है कई जगह पर होता है। जैसे अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में ये शब्द आ जाएं, मान लो हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, अच्छा या फिर बस, ध्यान रखना है ये। अगर ये शब्द आ जाएं किसी वाक्य के प्रारंभ में, तो इन शब्दों के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, वह सफल हो गया, नहीं, वह पास नहीं हो सका, नहीं, वह पास नहीं हो सका। इस तरह से जहाँ भी वाक्य के प्रारंभ में हाँ, नहीं,
अतः, वस्तुतः, इस तरह के शब्द आए तो ये शब्द लिखने के बाद में यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? संबोधन सूचक चिन्ह के स्थान पर भी इसका प्रयोग कभी कभार किया जाता है। जैसे अगर कहा है कहीं रवि इधर आओ, तो संबोधन सूचक आ रहा नीचे, संबोधन सूचक रवि इधर आओ ऐसे लिखा है, तो इसमें जो इस संबोधन सूचक जो चिन्ह है इसके स्थान पर भी कॉमा का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो प्रयोग ये हो गया, उसके अलावा दूसरा प्रयोग संबोधन सूचक चिन्ह के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ समुच्चय सूचक शब्द जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, इस तरह के जो शब्द आए वाक्य के बीच में, तो इन शब्दों को लिखने से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द? अगर किसी वाक्य के बीच में किंतु, परंतु, इसलिए, ये इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाक्य शुद्धिकरण, जब वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाता है उसमें। किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, जैसे जो समुच्चय सूचक शब्द है ना, समुच्चय सूचक शब्द, अगर इनका प्रयोग वाक्य के बीच में हो तो इन्हें लिखने से पहले इनके पूर्व में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर ऐसे कहीं लिखा है, कोई उदाहरण हम ले लेते हैं, आज मैं थका हुआ हूँ इसलिए कम पढ़ाऊँगा। तो ये जो इसलिए समुच्चय सूचक शब्द आया ना, इससे पहले भी कॉमा का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर कहीं पर डेट लिखी हो, तारीख अगर आपको कहीं लिखनी है डेट, तो उसमें महीने के नाम के बाद में अगर इस तरह से डेट लिखी है, लिखा है कहीं 2 अक्टूबर, तो इसके बाद में कॉमा का प्रयोग 2 अक्टूबर 1869, मान लो गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन है, तो ऐसा अगर लिखा है, महीने का पूरा नाम लिखा है, तो महीने का नाम लिखने के बाद में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आपने समझ लिया। अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में हाँ, नहीं, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आगे है, अगर कहीं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, जैसे नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, तो उद्धरण चिन्ह, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इनका प्रयोग किया गया हो और उससे पहले के आया हो, तो इस की के स्थान पर भी आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उद्धरण चिन्ह से पहले के स्थान पर किसका? अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट नियम है, अगर जैसे किसी वाक्य के बीच में, किसी वाक्य के बीच में आया हो, मान लो जहाँ, वह, यह, तब, सो, या आदि, अगर ऐसे शब्द आए किसी वाक्य के बीच में, तो उनके स्थान पर उन्हें लुप्त करने के लिए इन कॉमा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वह
कब आएगा कह नहीं सकते। तो वह कब आएगा कह नहीं सकते, वह कब आएगा यह कह नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या लुप्त है, यह। तो यह के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, कोमा का। बात समझ में आ गई। तो अगर जैसे कहीं ये लिखा हो वह कब आएगा यह कह नहीं सकते, तो यह आया है तो फिर कोमा का एक साथ उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यह शब्द नहीं आया हो यहाँ पे तो यहाँ पे कोमा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं ऐसे लिखा है, और एक उदाहरण ले लेते हैं, कहना था सो कह दिया। तो सो जो शब्द है इसके स्थान पर भी कोमा का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट है विराम चिन्ह वो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके लिए नियम क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह ये सिंगल होता है या फिर ये डबल। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या अंतर है। अगर कहीं भी किसी समाचार पत्र का नाम आया हो, अगर कोई भी आप वाक्य लिख रहे हो उसमें कहीं समाचार पत्र या पत्रिका या कोई पुस्तक का नाम हो, अगर ये लिखा गया हो तो उस नाम को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। अगर जैसे किसी की कही गई बात को किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों अगर कहा गया हो तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जा सकता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या फिर अभी मैंने ऊपर लिखा था नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। तो ये वाक्य जैसे उन्होंने बोला है ना, ये शब्द को वैसे ही आपने लिखा है, तो इसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और जो चौथा विराम चिन्ह था, पांचवा जो विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है वो है हंस पद या कैरेट, त्रुटि सूचक चिन्ह। त्रुटि सूचक चिन्ह अगर कहीं ऐसे लिखा है, मान लो बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाधीनता हमारा अधिकार है। अब इसमें क्या मिस कर दिया लिखते समय, जन्म सिद्ध। तो इसे हम ऐसे, जो हंस पद का चिन्ह होता है त्रुटि सूचक का चिन्ह, इसे ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है त्रुटि सूचक चिन्ह का, और ऐसे चिन्ह लगा के और उसे आप लिख देंगे जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके अलावा जो आगे है एक और चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब तो ये है लघु प्लस अ। जो लघु छोटा करने के लिए जिसका प्रयोग हुआ हो वो लाघव चिन्ह होता है। जैसे कहीं अगर लिखा है, अभी मैंने ऊपर लिखा था एम ए, तो इस तरह का जो चिन्ह होता है वो लाघव चिन्ह। छोटा जीरो जैसे लिखते हैं ना, शून्य लिखते हैं, शून्य को बहुत छोटा करके लिखा जाता है। कहीं अगर ऐसे नहीं लिखा होता है, कृपया पृष्ठ पलटें, तो कृपया जब लिखा है तो वहाँ पे जो छोटा सा चिन्ह होता है वो लाघव चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह में आपको जो मेन है उसमें आपको ध्यान रखना है कॉमा वाला, सेमीकोलन, वो अल्प विराम वाला। अल्प विराम का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विराम चिन्हों में कितना बातें आपको याद रखनी है। विराम का मतलब होता है जहाँ रुकना होता है या जहाँ ठहराव होता है बोलते समय,
वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20 है। और इसमें पूर्ण विराम जो है ये हिंदी का सबसे प्राचीन विराम चिन्ह है और इसी का प्रयोग हिंदी में सर्वाधिक होता है। और इसका प्रयोग हिंदी में वाक्य के अंत में दोहा चौपाई होते हैं, उनके वाक्य के अंत में दोहा है तो उसकी पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम का प्रयोग, दूसरी पंक्ति के अंत में डबल विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अर्धविराम है वो पूर्ण विराम की तुलना में यहाँ कम देर तक रुकना होता है और अल्प विराम इन तीनों की तुलना में देखा जाए, पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्प विराम, इन तीनों में सबसे कम कहाँ रुकना होता है? अल्प विराम, कोमा। और कोमा का प्रयोग बहुत सारी जगह किया जाता है। अगर किसी वाक्य के मध्य में किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि इस तरह के समुच्चय बोधक शब्द आए तो उन शब्द से पहले कोमा का प्रयोग होता है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा संबोधन सूचक शब्द या संबोधन सूचक शब्द आए या संबोधन सूचक जो चिन्ह आता है उसके स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी वाक्य में जैसे लिखा है बस, हाँ, नहीं, इस तरह के शब्द अगर किसी वाक्य के शुरुआत में आए तो इन शब्दों के बाद में भी इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके आगे जो है उद्धरण चिन्ह, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो दो तरह के होते हैं। और इसमें सिंगल वाले में किसी समाचार पत्र या पुस्तक का नाम जब किसी वाक्य में लिखना होता है तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में केवल क्या है, जो बात किसी महापुरुष ने कही उसकी कही गई बात को ज्यों का त्यों अगर आप कोट करें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। हंसपाद, इसका प्रयोग त्रुटि सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो विराम चिन्ह में आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।